नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। इजराइल और हमास की जंग ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दुनिया दो खेमों में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा की जा रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने हमास की तुलना IS से कर दी है। लेकिन अब ये जंग संयुक्त राष्ट्र की दहलीज तक पहुंच गई है। इजराइल और हमास की जंग को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में इसकी चर्चा हुई और इस चर्चा के बीच यूएन में इजराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं इजराइल के राजदूत ने भी भारत से भी ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। आज चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आइए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी TV6 न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ पुष्प रंजन जी। सर, आपका स्वागत है और अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हमास का इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं अब ये यूएन तक पहुंच चुका है, लेकिन यूएन की भूमिका इतनी बड़ी नहीं हो पाई है जितना कि होना चाहिए था सर। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर यूएन ने इंटरफेयर तो किया, लेकिन लगाम कोई नहीं लग पाई है अभी इजराइल और हमास के युद्ध पर। और अगर हमास के लोगों के साथ जो हो रहा है, जो फिलिस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, तो इजराइल के राजदूत कहते हैं कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपके नजरिए से क्या लगता है, क्या यूएन यहाँ पर एक तरह से ये माना जाए कि सिर्फ दूरदर्शक दूर से बैठकर देख रहा है सब कुछ? देखिए गीतू, ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जिसमें कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया में भी हावी होने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं और काफ़ी सॉफ्ट नेता भी माने जाते थे पुर्तगाल के, काफ़ी कुछ किया भी है ह्यूमन राइट्स के लिए। उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अपना काम वो करते रहे हैं। और खासकर मुझे याद है कोविड वाले समय में जब उनके किसी अधिकारी ने, उनके मातहत किसी अधिकारी ने गड़बड़ की थी तो उसका इस्तीफा भी ले लिया था। इस समय जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लगातार इजराइल को हमले को लेके और हमास में जो कुछ किया है उसकी भी निंदा की गई है। कोशिश की गई है कि इंस्टीट्यूशन अपनी निष्पक्षता को बनाए रखे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरफा चाह रहे हैं कि लड़ाई जो हो रही है उसमें जो विचार चल रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां आयद की जानी चाहिए, उसमें एक तरफा मामला करने की चेष्टा की जा रही है। और इजराइल का इस तरह से रिएक्ट करना भी उसी का एक हिस्सा है। इजराइल के दूत ने जिस तरह से मांग की उसे खारिज किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। तो ये भी देखने की बात है। खारिज करने की वजह हैं क्योंकि इजराइल बहुत भावुकतापूर्ण तरीके से पूरे संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है और उसमें अमेरिका सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। यूरोपीय संघ के कुछ नेता भी वहाँ सक्रिय हो चुके हैं और खासकर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो बीच में गए इजराइल और वहाँ पर भी जाके मिले बेंजामिन नेतन्याहू से। और उनकी पूरी की पूरी कोशिश रही है कि इस पूरे मामले को फिलिस्तीन के खिलाफ, खासकर गाजा पट्टी वाला जो हिस्से वाला जो फिलिस्तीन है जिसमें हमास का शासन है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बने। तो ये इसके पीछे है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो किसी इंस्टीट्यूशन का सर्वा होता है, पूरी दुनिया के जितने देश हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, उसे कहा जाए कि आप इस्तीफा दे दें, ये बहुत ही अजीबोगरीब अपने आप में कूटनीति को दूसरी दिशा में ले जाने की चेष्टा हो रही है। जी बिल्कुल। और सर, ये भी माना जाए जिस तरह से इजराइल ने भारत के लिए भी कहा है, इजराइल के राजदूत भारत के लिए कहते हैं कि आप हमास को लेकर अपना स्टैंड लें। आप बताइए कि आतंकी संगठन है, इसलिए आप इस बात को साबित करें। क्योंकि लगातार हमने देखा था कि जब शुरुआती जंग हुई थी तो इजराइल का साथ भारत देता हुआ दिख रहा था, लेकिन जब फिलिस्तीन के लोगों के बारे में भी उनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वहां पर ऐसे कई बेगुनाह है, मासूम है जिनकी जाने जा रही है, तो भारत ने उनको भी सपोर्ट किया था। ऐसे में इजराइल का एक दबाव हम कह सकते हैं भारत पर भी बन रहा है। देखिए, आज सुबह से उस बयान को मैं देख रहा था। नाओर गिलो हैं इजराइल के राजदूत भारत में। अब देखिए किस तरह से नाकेबंदी और सक्रियता होती है कि एक तरफ यूएन में इजराइल के दूत, भारत में नाओर गिलो हैं इजराइल के दूत, और इन्होंने मांग कर दी कि आप हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करें। अब हमास के सेटअप को ठीक से देखा जाए तो वहाँ भी गजा में भी चुनाव हुए और वहाँ भी एक सरकार बनी थी। हालांकि बाद में बहुत
समय तक वहां पर सरकार जो लोग चला रहे हैं वो लोग एक तरह से उनके तेवर जो है मिलिटेंट्स वाले ही तेवर हैं, लड़ाके वाले तेवर हैं। मगर इस समय भारत से ये अपेक्षा करना, भारत गुट निरपेक्ष नीति पर चलना चाहता है, लेकिन भारत से ये अपेक्षा करके भारत को उस खेमे में लाने की चेष्टा की जा रही है जो खेमा संयुक्त राष्ट्र में भी सक्रिय था। अब इस समय भारत भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एक तरह से है, क्योंकि कई बार दो तीन बयान अलग अलग तरीके से हैं। शुरू में इजराइल के पक्ष में बयान है जिसमें नेतन्याहू जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके साइड में भारत का बयान खड़ा दिखा, और उसके बाद फिर बीच में फिलिस्तीन के समर्थन में बयान आया। फिर दो तीन दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में ही जो भारतीय दूत हैं उन्होंने बयान दिया कि जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीन सही नहीं कर रहा है, और वहां पर जिस तरह से हमास ने सारी अपनी आतंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हमास कर रहा है वो भी एक तरह से बहुत ज्यादती हो रही है हॉस्टेज पर, और इजराइल की जो कूटनीति है उसके साथ हम कहीं ना कहीं उसका हम समर्थन करते हैं। तो इस तरह का बयान सुन के ही यहाँ पर लगता है कि बहुत अधिक उत्साह हो गया और भारत को उस खेमे में लाने की चेष्टा हो रही है कि निगलते ना बनता है ना उगलते बनता है। भारतीय कूटनीति यहाँ पर फंस सी गई लगता है, क्योंकि आप अगर इजराइल की साइड लेते हैं, हमास को अगर आप आतंकी घोषित करते हैं तो वहां पर भारत एक तरफा हो जाता है। तो ये भारतीय विदेश मंत्रालय को तय करना है, देश के विदेश मंत्री हैं हमारे, उनको एस जयशंकर को तय करना है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो कि पूरी दुनिया में मोदी और बीबी उनको बोलते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। तो बीबी और मोदी की जो जोड़ी है उस जोड़ी पे भी क्वेश्चन मार्क हो जाए कि ये जोड़ी क्या कूटनीति को एक तरफा रख के, क्या गुट निरपेक्ष नीति है भारत की उसको भी एक साइड करके और ये लोग मिल गए हैं। तो यहाँ भारत भी फंसता है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता है, फिर जो मुस्लिम देश हैं उनकी नीति क्या होगी भारत के प्रति, क्योंकि एकदम तस्वीर बदल जाएगी अगर भारत कहीं भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करता है। तो कूटनीति में किंग कर्तव्य विमूढ़ता पहली बार मैं देख रहा हूं भारत की साइड से। जी बिल्कुल, और यही मेरा अगला सवाल भी था सर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहां पर हमारे कुछ दोस्ताना संबंध है उन देशों के साथ, ऐसे में अगर हम इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन को हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे निर्दोष हैं जो लगातार मारे जा रहे हैं इजराइलों के हमले में, तो ऐसे में भारत के लिए क्या सिचुएशन बनती है? क्या जो हमारा कारोबार है विदेशों के साथ उस पर असर पड़ेगा? जो हमारे संबंध है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ उस पर असर पड़ेगा? क्या समझे, क्या होगा आगे? देखिए गीतू जी, जिस तरह से भारत ने यूक्रेन युद्ध में अपना स्टैंड लिया था और कोई साइड नहीं ली, उस भारत की एक ही एजेंडा था कि हम इस युद्ध को खत्म करें, शांति से बातचीत करें दोनों तरफ यूक्रेन में, उसी तरह से आज की जरूरत है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति को लेके आगे बढ़े। दोनों में से किसी का साइड नहीं ले। ईरान देखिए, मिडिल ईस्ट में आप देखा जाए तो ईरान सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर चुका है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई या तुर्की भी इस मामले में चाह रहा है कि चीज़ों को ठीक से बहाल किया जाए। मिस्र, जिसके माध्यम से वहाँ सहायता पहुँचाई जा रही है। तो बहुत सारे मुस्लिम मुल्क जो हैं वो एक तरह से शांति चाहते हैं, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि इजराइल का भी एग्जिस्ट रहे और हमास को शांत किया जाए, फिलिस्तीन का भी अस्तित्व बना रहे। लेकिन फिलिस्तीन को ये मंजूर नहीं। फिलिस्तीन में जो एक बड़ा धड़ा है और खासकर जो चाहता है कि हम नहीं एक ही राष्ट्र बने, जिसको लगता है कि हमारी ज़मीन थी, हम पहले से यहाँ से थे और बाद में चल के अंग्रेज़ों के टाइम में उसे धीरे धीरे करके शिफ्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन, कई युद्ध हुए और उसमें इजराइल ने हथियार लिए, तो हमारा हक पहले है और हमारी पूरे की पूरी मिलनी चाहिए। हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को खारिज करते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि ये बहुत उलझ सा गया है। और इस मामले में देखिए एक दूसरा टर्न ये हुआ है कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति गए वहाँ पर और उन्होंने दूसरी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है कि हमास को कहीं ना कहीं आईसिस का समर्थन मिला है। आईसिस के जो बचे हुए लड़ाके हैं, जिन इलाकों में खासकर इराक वाले इलाके में, सीरिया वाले इलाके में जो बचे कुचे थे, वो सब आके कहीं ना कहीं इनसे मिल गए हैं। और जो 86 देशों का संगठन था जिन्होंने मिल के
आईसिस के खिलाफ कार्रवाई की कसम खाई थी कि हम इनको मिटा कर रहेंगे, वो चीजें पूरी नहीं हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है 86 देशों का जो संगठन था उसमें इजराइल शामिल नहीं था। तो इजराइल को क्या उस संगठन में लाने की चेष्टा होगी, एक सवाल। और दूसरा ये कि अगर ये एस्केलेट करता है तो उसमें क्या मुस्लिम देश, वो जो उस समय भी चाहते थे, 2014 में ये संगठन बना था और उस समय भी वो चाहते थे कि आईसिस को खत्म किया जाए, ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक है, तो क्या वो देश भी कहीं ना कहीं हट जाएंगे इस 86 देशों के संगठन से आईसिस के नाम पे लड़ाई के विरुद्ध? क्योंकि आईसिस को ब्रांड करके हमास को और विकृत करने की, हमास को और खतरनाक घोषित करने की चेष्टा होगी। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है अपने आप में, और इसको भी गहराई से देखने, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और अगर हम ये भी देखें सर कि गजा स्ट्रिप, जहां पर कुछ निर्दोष लोग भी रह रहे हैं, मासूम हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लेकिन ऐसे में अगर उन पर हमले होते हैं, फिलहाल अगर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये बनी हुई है कि ना तो इन निर्दोषों को बाहर दूसरे देश वाले एंट्री दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, एक बड़ी समस्या, ना ही किसी तरह की मदद मिल रही है। दूसरा ये कि इजराइल की तरफ से उनका खाना पीना और जो मेडिसिन है वो भी बंद कर दी गई है, और ये ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर यूएन में चर्चा हुई थी। बिल्कुल। देखिए, 2-3 अलग अलग वहां पर अभी जो त्रासद स्थिति है, उस त्रासद स्थिति को ठीक से देखा जाए तो एक तरफ 222 के आसपास बंधक हैं, इनके कब्जे में हैं। उनमें से 4 को छोड़ा गया, जिसमें 2 अमेरिकन थे, और शुरू में 2 अमेरिकन थे और बाद में 2 इजरायलियों को हेल्थ रीजन से छोड़ा गया कि स्वास्थ्य कारण से, क्योंकि वो 80 प्लस के लोग थे, उसमें एक महिला भी थी जिनकी दास्तान को सुन के ये लगा कि जैसे मिनी नरक से निकल के आई है। और एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स भी है, क्योंकि होता क्या है कि युद्ध की स्थिति जब होती है तो अक्सर बंधक जो हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको एक ह्यूमन शील्ड के तरह जो होते हैं मिलिटेंट्स, वो रख लेते हैं आगे कि आप गोली चलाते हैं या बम बरसाते हैं तो वो भी मारे जाएंगे साथ में। और चूंकि अमेरिकन उसमें ज्यादा हैं, फिर इजरायली हैं और दूसरे इजराइल समर्थक देशों के लोग हैं, तो वहां एक खतरा बना रहता है कि आप कार्रवाई करेंगे तो कैसे करेंगे, किस तरह की सैटेलाइट से भी आपको पिक्चर मिलती है, कुछ भी करते हैं तो शायद आपके अपने लोगों का नुकसान हो जाता है। ये एक सीन बंधकों के गिर्द वाला मामला है। दूसरा सीन है कि गजा का एक हिस्सा खाली करके ये चाह रहे हैं कि दक्षिणी इलाके में बाकी सब लोग चले जाएं, लेकिन दक्षिणी इलाके में भी जो लोग गए खाली करके, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या फ्यूल की हो रही है। पेट्रोल नहीं है, 2 दिन पहले डिक्लेयर हो जाती है हमारे पास आखिरी तेल की बूंद 2 दिन बाद, यानी आज बृहस्पति आ रहा है, बृहस्पतिवार को ये समाप्त हो जाएगी, खत्म। तो तेल खत्म तो आपकी आवाजाही, हर चीज खत्म, ना तो पानी मिल पाएगा, ना बिजली मिल पाएगी, ना कुछ मिल पाएगा। तो एक दूसरा मानवीय संकट शुरू हो गया है, जो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के कटघरे में खड़ा होने की सूरत बन जाती है। अब कौन सा पक्ष इसमें खड़ा होगा, इजराइल खड़ा होता है, हमास गुट खड़ा होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। तो पूरा ह्यूमन क्राइसिस है वहां पर, और संयुक्त राष्ट्र अगर संजीदा है, और भारत ने भी मदद की है, भारत ने भी अपनी तरफ से सामग्रियां काफी भेजी हैं, तो बहुराष्ट्रीय मदद के लिए तैयार हैं लोग, यूरोप भी तैयार है। लेकिन खेमों में बटे हुए जो लोग हैं, जो किसी तरह से प्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं या परोक्ष कर रहे हैं, वो दोनों साइड के लिए खतरनाक है। इसलिए इसे मिलजुल के अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रयास हो रहे हैं और उसमें इजराइल ने इस तरह की मांग की है, तो बिल्कुल वो अनुचित मांग है अगर कहा जाए तो, और दुनिया को डाइवर्ट करने की चेष्टा हो रही है। एक बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ क्वेश्चन मार्क इस तरह से करना, इजराइल कहीं ना कहीं अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है। जी बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे देखें कि क्योंकि मानवाधिकार है किसी को भी अच्छा खाना पीना और एक जीवन, लेकिन यहाँ पर जो फिलिस्तीन के लोग जो गाजा में रह रहे हैं, अब एयर स्ट्राइक होती है मंगलवार को, तो ऐसे में कुछ इतने सारे लोग जो मारे गए हैं, उनमें से हर कोई तो हमास से रिलेटेड नहीं है। तो क्या कुछ इजराइल सोच रहा है इस वक्त, क्या उसकी नीति इस वक्त काम कर रही है? क्योंकि आप निर्दोषों को नहीं मार सकते, ये बहुत बड़ा जुल्म है एक तरह से ये देखा जाए। इजराइल के साथ तो एक बार हुआ, लेकिन इजराइल बार बार फिलिस्तीन पर, गाजा स्ट्रिप पर ये जो अटैक कर रहा है, और कितने वीडियो सर सामने आ चुके हैं, वो दिल दहलाने वाले हैं, उन्हें हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं मासूमों के। तो अब उनके पास रास्ता क्या बचेगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। मीडिया की असावधानियां भी हो रही हैं। पूरी दुनिया में
एक तरफा अगर कोई चीज को पेंट किया जाए कि सबसे ज्यादा हमास वाले जुल्म कर रहे हैं, तो जुल्म के शिकार ठीक है, पहली गलती उनकी हुई है, इसको कोई दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा विश्लेषक इनकार नहीं कर सकता है जी। कि ये पहली ज्यादती, पहला जो हमला हुआ उसमें फिर हमास की पूरी गलती है। लेकिन उसके हमले के पीछे भी इजराइल के कई अखबारों ने सवाल उठाए थे कि उस समय पूरा प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, क्या ये जानबूझ के कराया हुआ हमला था, क्या इसके पीछे नेतन्याहू उस अपने गृह संकट से निकलना चाहते थे, नेतन्याहू की कुर्सी आजकल में जाने वाली थी, भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, एक ऐसा कानून उन्होंने आयत करने की कोशिश की जिस पर न तो वहाँ की अदालत को सहमत कहीं से लोग देख रहे थे, अस्पताल तक के कर्मचारी सड़क पे आ गए थे कि हम नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं हैं। नेतन्याहू की सरकार कभी भी खत्म होने वाली थी, ध्वस्त होने वाली थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया और नेतन्याहू आज की तारीख में सबसे बड़े हीरो हैं। जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, इजराइल का बड़ा हिस्सा 99% लोग यानी 95% लोग नेतन्याहू के साथ चाहे विवशता से खड़े हों या किसी न किसी परिस्थिति वश खड़े हों, लेकिन वो खड़े हैं नेतन्याहू के साथ कि देश को बचाना है, देश संकट में है। तो किसी न किसी तरीके से नेतन्याहू अपनी छवि को डैमेज कंट्रोल कर गए, अपनी कुर्सी बचा गए फिलहाल के लिए। आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं तो पुतिन के बाद दूसरे नेता होंगे जिन पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कार्रवाई कराएगा, केस करेगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। तो ऐसी स्थिति में मोदी और बीबी की जोड़ी कहाँ तक आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं अमेरिका की भी कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र दिख रहा है। एक तरफ इजराइल को सपोर्ट किया जाता है पूरी तरह से, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं गाजा में मदद देने की बात भी कही जा रही है। इसे कैसे समझे? क्या वाकई अमेरिका के दो चेहरे हैं या वास्तव में ही वो गजा के लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोग वहां पे जरूरतमंद है इस वक्त, कहीं ना कहीं उन्हें मदद की जरूरत है, क्या उनका सपोर्ट करके उन्हें सहायता देके, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, मेडिसिन की हो, खाने की हो, तो क्या माने सर, क्या अमेरिका यहाँ पर दोहरा चरित्र दिखा रहा है? देखिए, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जब जब मतलब बहुत पहले की बात से नहीं शुरू करते हैं, 2000 के बाद से ही शुरू करते हैं, जब जब अमेरिका में चुनाव हुआ है तो चुनाव के समय स्थितियां कहीं दूसरे की जमीन पर युद्ध लड़ते हैं ये, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे मिडिल ईस्ट का दूसरा हिस्सा हो जहाँ की चर्चा हम अभी कर रहे हैं जी। तो उस चुनाव को कहीं ना कहीं ये लोग अपने गृह राजनीति में भुनाने की अमेरिका कोशिश करता है, सत्ता में हो या प्रतिपक्ष में हो। जो सत्ता में होता है उसकी कोशिश अमेरिकन जो वोटर हैं उनको बताने की होती है कि आप देखिए हम बहुत ज़्यादा अमेरिकन इंटरेस्ट को देख रहे हैं, वहाँ पर अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है ऐसे युद्ध में। वहाँ पर जो भी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें मोस्टली इजराइल के ही लोग होते हैं या बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउस हैं। तो मीडिया का भी ध्यान उस तरफ बांटने की कोशिश यहूदी मीडिया करता है। एक दूसरा ये कि ये लोग अभी 2024 में जो बाइडन दूसरे चुनाव को फेस करेंगे तो उनके अपने अस्तित्व का सवाल है। ठीक उसी तरह से फ्रांस में भी 2024 में चुनाव है और यूरोप के कई देशों में वहाँ चुनाव है। तो दुनिया के लगभग 52-53 देशों में भारत समेत 2024 में चुनाव है। और 2-4 देशों को छोड़ दें, खासकर ओशिनिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, कुछ ऐसे सुदूर के जो देश हैं उनको छोड़ दिया तो यूरोप, अफ्रीकी देश या फिर मिडिल ईस्ट या फिर भारत, क्योंकि बांग्लादेश में भी चुनाव है, पाकिस्तान में भी चुनाव है 2024 में। तो चुनाव चारों तरफ और उस बीच में ये युद्ध, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं नहीं कहीं पड़ेगा। बाइडेन की कुर्सी हो या मोदी जी की कुर्सी हो, वोट को पोलराइज करना है, ये भी इस सेंट्रल स्टेज में इसका एपिसेंटर बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आप जो देख रहे हैं सर, अभी फिलहाल अगर 2024 के इलेक्शंस की हम बात करते हैं कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध किया गया इजराइल के हमले का। जबकि पीएम मोदी ने शुरुआती दौर में कहा था हम इजराइल के साथ हैं पूरी तरह से, लेकिन जब फिलिस्तीन की बात की गई, हमारे जो पूर्व नेता थे महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सपोर्ट किया था फिलिस्तीनियों को, क्योंकि वो अपने
हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब पीएम मोदी बयान देते हैं इजराइल के फेवर में, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी की गई। तो ऐसे में कितना प्रभाव 2024 के चुनाव पर आप पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, दो चीजों को समझने की जरूरत है। जो यहाँ पर आम जनता है उसको लगता है कि फिलिस्तीन ही सारा फिलिस्तीन है। जो वहां पर वेस्ट बैंक का जो इलाका है या जो बड़ा हिस्सा है फिलिस्तीन का, उसको महमूद अब्बास लीड करते हैं, और जो छोटा हिस्सा है जहाँ ये लड़ाई सबसे ज़्यादा हो रही है वो है गाज़ा। और गाज़ा का शासन पूरा का पूरा हमास देखता है और हानिया उसको नेतृत्व करते हैं। हानिया से किसी तरह का संवाद नहीं हो रहा। अभी जो भी बैठकें हो रही हैं, जितनी भी बैठकें हो रही हैं, महमूद अब्बास वहाँ पर दिख रहे हैं और बाकी नेता दिख रहे हैं जो चाह रहे हैं कि शांति स्थापित हो, मगर हानिया को एक बार भी नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। दूसरा, भारत के संबंध ईरान से बेहतर हों या यहाँ पर भारत में जो चीज़ें हैं, जिस तरह से फ्रांस में पाबंदी आयद की गई कि भाई हमास समर्थक जुलूस नहीं निकलने देंगे, जो करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, सरकारी आदेश है सीधा सीधा। लेकिन भारत में एक आदेश तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं भी जेएनयू हो या जामिया मिलिया हो या दूसरे यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ हो, वहाँ इस तरह के जुलूस निकले। अभी कुछ हफ्ते पहले, ज़्यादा नहीं, दो हफ्ता ही हुआ, अलीगढ़ में जुलूस निकला और 4 छात्रों पर केस दर्ज हुआ, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक नारा भी लगा था और हमास के समर्थन में वो जुलूस निकला था। शुरू की बात मैं बता रहा हूँ। 7 तारीख को ये घटना के तुरंत बाद, यानी दूसरे दिन ही 8 तारीख को शायद ये केस किए गए थे। उसके बाद से कई शहरों में एक तरफा मुझे लगता है कि जुलूस निकला, जो खासकर इजराइल के समर्थन में भी लोग काफी आए। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जैसे ही हमास के को लेके लोग अपना सरोकार व्यक्त करते हैं या इस तरह की चिंता व्यक्त करते हैं कि हमास वाले इलाके में, गाजा वाले इलाके में जो लोग फंसे हैं उनकी चिंता की जाए, उनको समर्थन दिया जाए, तो उसको दूसरे तरह से पेंट करने की चेष्टा होती है। ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान के साथ खड़े हों, ऐसा लगता है जैसे कि आतंकी समूहों के साथ खड़े हैं, उनको कंडेम क्यों नहीं किया जाता है, आप हमास के साथ क्यों उसका साथ दे रहे हैं। ये तमाम नैरेटिव गढ़ देने की चेष्टा होती है यहाँ पर। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है इस समय भारत सरकार के अपने स्तर पे भी, या प्रशासन जो लोग देख रहे हैं इस देश में, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, टीवी पे या तमाम जो संचार साधनों पे एक्टिव हैं, उनको बहुत सावधानी की जरूरत सरकार की तरफ से बताने की आवश्यकता है कि आप यहाँ पर प्रिकॉशन लें। आप एक तरफा किसी बात को नहीं सोचे। भारत एक गुट निरपेक्ष नीति पे चलता रहा है, तो उसे समझने की जरूरत है यहाँ के लोगों को भी। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उछल के, जिस तरह से मणिपुर में आप नहीं गए, मणिपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं हुई, हिंसा की घटनाएं हुई, तब मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ नहीं गया और तुरंत वहाँ पहुँच के हमारे जो रणबांकुरे हैं वो इजराइल पहुँच के और वहाँ से जिस तरह से बयाने को गोले दाग रहे हैं, जैसे कि एकदम बैठे हुए हैं, तोप के गोले उनके इर्द गिर्द से छूट रहे हैं। तो अजीब सा एक मजाक सा हो गया कि आप अपने घर को तो देखा नहीं और आप वहां पहुंच गए। तो वो भी इस तरह से इस आग में इस पेट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। तो मीडिया को अपनी भूमिका समझने की भी आवश्यकता है। जी। इजराइल राजदूत हैं गिलोन, जिन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी को कि वो अपना स्टैंड ले कि हमास एक आतंकी संगठन है, घोषित कर दिया जाए। आपको क्या लगता है सर, अब भारत के पास क्या सिचुएशन है, क्या कूटनीति होगी, क्या इसका जवाब दिया जाएगा या फिर कुछ और तरीके से इस बात को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, भारत के सामने एक ही विकल्प है, वो शुरू में भी हमने बातचीत की, उसका एक ही रास्ता है कि भारत गुट निरपेक्ष नीति पर चले, ठीक उसी तरह से जैसे यूक्रेन में वो चले थे। यूक्रेन वाली पॉलिसी यहाँ भी उसकी आवश्यकता है। भारत कहीं से भी कोई एक साइड नहीं ले, दोनों पक्ष को समझाए, शांति बनाए रखने की बात करे, जो मदद हो सकती है भारत अपनी तरफ से कर रहा है और उससे मदद को और आगे बढ़ाए। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि ना तो हमास आगे आएगा ना ही इजराइल सामने आएगा शांति वार्ता के लिए, यानी ये माना जाए लड़ाई यूं ही चलेगी और कहीं ना कहीं इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, खासतौर से भारत पर भी इसका बड़ा असर देखा जाएगा। बिल्कुल, ये मान के चलना चाहिए, भारत इससे अलग नहीं है, असर पड़ना ही पड़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, इसीलिए जल्दबाजी में इजराइल की ये मांग कि
हमास को आप आतंकी संगठन घोषित कर दें, जी इस पर खामोशी है, इसका मंथन किया जा रहा है विदेश मंत्रालय में। बिल्कुल। और ये देखना भी होगा कि किस तरह से मंथन होगा, क्या कूटनीति बनेगी आगे, किस तरह से जो भारत है वो अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लेकर रखेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और वो अपने आप को बैलेंस करके ही विश्व गुटनिरपेक्ष है और कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करके ही वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखेगा, ये पूरी उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ TV6 न्यूज के इस प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।